डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया था सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पर, तो मैंने वीडियो के बीच में आपके लिए 2 प्रश्न छोड़े थे। हमारा पहला प्रश्न था कि आज़ाद हिंद सरकार का जब गठन हुआ तो आज़ाद हिंद सरकार में प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस थे, विदेश मंत्री कौन थे। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि इस गवर्नमेंट में आज़ाद हिंद अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें प्रधान सलाहकार कौन थे। आज मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। इस प्रश्न का उत्तर है कि जब अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद सरकार बनी तो इसमें विदेश, रक्षा और प्रधानमंत्री ये तीनों पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे। विदेश, रक्षा और प्रधानमंत्री ये तीनों ही पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे और वित्त मंत्रालय जो था वो था कर्नल चटर्जी के पास। और इस आज़ाद हिंद सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे रास बिहारी बोस। तो कल के प्रश्न को आज मैंने आपके लिए हल कर दिया। आज का प्रश्न चलते चलते पूरे वीडियो में मैं जहां लगेगा कि प्रश्न आपको देना है दे दूंगी, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए कि मैं आज का कौन सा प्रश्न देती हूँ। आपका लाइक, शेयर और जो नए चैनल पर उनका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और वीडियो आपके लिए बनाने चाहिए। हमारा वीडियो आपको फ़ायदा दे रहा है। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज एक ऐसे टॉपिक को मैंने आपके लिए चुना है जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न तो आते ही आते हैं। आप कोई भी सेट उठाकर बनाइए, प्रीवियस ईयर का, बीपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो। आपको स्वतंत्रता के समय के जो भी लेखक हैं, राष्ट्रीय लेखक, उनकी पत्रिकाएं और पुस्तकों से प्रश्न मिल जाते हैं। बात यह होती है कि भारत में जो पत्र पत्रिकाओं का दौर शुरू होता है, ये शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद। भारत में प्रेस की शुरुआत होती है तब जब भारत में पुर्तगाली आते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन भी हमको पढ़ना है। मैं आपके साथ उसका भी क्लास शेयर करूंगी। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इनका भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। मेरी कोशिश होगी कि हर वो पॉइंट जिससे प्रश्न आते हैं आप तक पहुंचाऊं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको उन सारे टॉपिक से अवगत करवाऊं। आज आपको मैं जो बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक और उनके संपादक। तो भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद प्रेस की स्थापना होती है, प्रिंटिंग प्रेस की, और यहीं से भारत में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के संपादन का काम शुरू होता है। लेकिन भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है वो था बंगाल गजट, जेम्स हिक्की द्वारा। उससे पहले 1766 में जेम्स विलियम वोट्स ने भी प्रकाशन का काम पुस्तक का शुरू किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनको यहाँ से वापस इंग्लैंड भेज दिया, वो प्रकाशित नहीं हो पाया। तो आइए एक नज़र डालते हैं पत्र पत्रिकाओं के इतिहास पर। भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा किया गया। भारत में पहली पुर्तगालियों द्वारा जो प्रेस की स्थापना हुई और जो पुस्तक छापी गई वो 1557 में पहली। यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, अभी ब्रिटिश नहीं आए थे। ब्रिटिश 1600 शताब्दी में अपनी कंपनी बनाते हैं और अकबर की मृत्यु के बाद आएंगे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली प्रेस जो स्थापित की उससे पुस्तक छापी 1557 में। इसके बाद जब भारत में ब्रिटिश आए तो 1766 में विलियम वोल्स नाम के एक व्यक्ति ने पुस्तक का प्रकाशन करना चाहा, परंतु उनको हम प्रारंभिक पुस्तक के प्रिंटिंग करने में नहीं जानते हैं,
क्योंकि उनके प्रकाशन से पूर्व ही उनको ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा पहला मैगजीन पत्रिका कहिए या जो भी निकाला गया वो था बंगाल गजट। तो 1780 ईस्वी में किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्र छापा और इस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? ये अंग्रेजी में छपने वाली पत्रिका थी और इसका नाम था बंगाल गजट। इसके बाद सेम नाम बंगाल गजट के नाम से प्रश्न बनता है यहाँ पे। ये तो प्रश्न हो जाएगा भारत में पहले छपने वाला समाचार पत्र कौन था, यानी भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन छपा था? बंगाल गजट। कब छपा? 1780 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने लगाई? तो पुर्तगालियों ने। कब? 1557 में। तीसरा प्रश्न बनता है कि भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र कौन सा निकाला गया? तो भारत में गंगाधर भट्टाचार्य ने अंग्रेजी में पहला अपना जो समाचार पत्र साप्ताहिक था, वीकली था, वो भी बंगाल गजट के नाम से ही लाया। ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा और ये गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा निकाली गई पहली समाचार पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में थी और साप्ताहिक थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट का संपादन किया? तो गंगाधर भट्टाचार्य। लेकिन भारत में जिस व्यक्ति को समाचार पत्रों के लिए जाना जाता है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश अनेकों भाषा में महारत हासिल कर रखी थी और इन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं के द्वारा संपादन में किया। तो राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये कुछ बिंदु हैं जो भारतीय प्रेस, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक संपादन से संबंधित हैं। इसके बाद अब हम आप लोगों को बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएंगे ये पत्र पत्रिकाओं के नाम और उनके संपादक, लेकिन मैंने उनमें से उन पत्र पत्रिकाओं जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, एक कह सकते हैं कड़ी बनाकर एक जगह संग्रह करके आपके लिए लाया है। आप मेरे साथ साथ अगर देखते जाएं तो आपको याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्रम में मैंने जिस व्यक्ति को लिया है वो है गांधी जी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी ने कई सारी पुस्तकें लिखी, जैसे यंग इंडिया, इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गांधी जी ने बूढ़े थे लेकिन लिख लिया यंग इंडियन। गांधी जी ही वो शब्द व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया, हरिजन सभा का गठन किया, तो गांधी जी से हरिजन भी जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने देश को एक नया जीवन दिया, तो नवजीवन। गांधी जी ने हिंदुस्तान में स्वराज लाया, तो हिंद स्वराज। और गांधी जी ने सत्य का एक प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम से एक पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर मैंने एक साथ उन पुस्तकों को लिख दिया है जो गांधी जी से संबंधित है। आप देख सकते हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब क्या कर सकता है, कभी दे देगा यंग इंडिया के लेखक कौन है, या दे देगा इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी की लिखी हुई है, तो 3 पुस्तक अन्य लेखक की, एक इसमें से कोई रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम दूसरे लेखक के तौर पर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ लेखक और उनकी पुस्तकों को लिख रखा है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ये किनकी है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता, तो इनकी लिखी हुई पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। दूसरे लेखक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है,
और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महादेव गोविंद रानडे। तो ये ऐसे भी याद रखिएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले ने कौन सी पुस्तक लिखी? नेशन। गोखले की पुस्तक कौन है? नेशन। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू खुद भी एक बैरिस्टर थे और इनके पिता मोतीलाल नेहरू भी एक बैरिस्टर थे। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू का मकान इलाहाबाद में था, जिस घर का नाम था आनंद भवन। इस घर का नाम था आनंद भवन। तो मोतीलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था इंडिपेंडेंट। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू के बाद अगला पुस्तक मैंने लिखा है काल। काल, इसके लिखने वाले थे प्रांजपे। कौन थे? प्रांजपे। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, नील दर्पण। तो इसको बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण बंगाल के नील आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक पुस्तक है। बंगाल के जो नील मजदूर थे उनकी कहानी को दर्शाते हुए लिखा गया था। इसको हिंदू पैट्रियट में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी दर्शाया था। उसके बाद गुरुदेव के नाम से जो जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न यहाँ भी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही उनको गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी ने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। तो गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तक है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए ही उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। और गीतांजलि से ही हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गीतांजलि से ही लिया गया है। तो इससे कई प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से। और राष्ट्रीय गीत जन गण मन का अंग्रेजी रूपांतरण किस नाम से छपा? द मॉर्निंग सॉन्ग। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखना भी है और ध्यान देना है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, ये लिया गया है जिस उपन्यास से, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सन्यासी आंदोलन के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन था? आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला पत्रिका है अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका भी प्रश्नों का संग्रह रखता है। जब ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया और किसी भी अंग्रेजी छोड़ के अन्य भारतीय भाषा के समाचार पत्र को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं, तब रातों रात शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार, जो कि बंगाली पत्रिका थी, इसका ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की पत्रिका पर प्रतिबंध नहीं था। और ये अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित हुई अंग्रेजी में। तो ये भी क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद कौन सी पत्रिका बंगाली से रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित कर दी गई? तो वो है अमृत बाजार। अमृत बाजार के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ से भी दो प्रश्न बनते हैं। देखिए, मैं आपको जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो बताते चल रही हूँ। तो अमृत बाजार से शिशिर कुमार घोष हैं। अब एनी बेसेंट, जो कि भारत की नागरिक नहीं थी, होम रूल लीग का लेकर के भारत आई थी और बाद में भारत में इनका बहुत ज्यादा हम लोग खत देखते हैं। कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन की नेतृत्वकर्ता थी एनी बेसेंट, और भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा इनको हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने भी 2 पुस्तक लिखी। एक तो इनकी अपनी इच्छा हो गई, कॉमनवेल्थ आप कह सकते हैं, और दूसरा इन्होंने एक नया भारत बनाने का ख्वाब देख लिया, न्यू इंडिया। इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं कि इनकी इच्छा थी कि नया भारत बने, तो इच्छा हो गई कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया हो गया नया भारत। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि एनी बेसेंट की इच्छा थी कि नया भारत बने, तो इच्छा कॉमनवेल्थ, नया भारत न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट की 2 पत्रिका हो गई, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसके बाद BHU के स्थापना के लिए हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की भी 3 पत्रिकाएं हैं। सबसे पहले मदन मोहन मालवीय का उदय हुआ, तो पहली पत्रिका अभ्युदय। जब उदय हुआ तो लीडर बन गए, दूसरा लीडर, और जब लीडर बने तो हिंदुस्तान के बने, तो तीसरा हिंदुस्तान। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सकिए। तो मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। तो पहले उदय हुआ, फिर नेता बने, लीडर बने, और फिर हिंदुस्तान के नेता बने। तो ये तीनों हो गए मदन मोहन मालवीय। इसके बाद अगले लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्हें कौन नहीं जानता? तिलक को कौन नहीं जानता? तिलक की मृत्यु के बाद जब तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो मैंने आपको बताया है कि 1 करोड़ का चंदा उस समय आया था। तिलक जो कि शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव दोनों मनाने की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में, और तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी केसरी। ये मराठी भाषा में थी, केसरी मराठी भाषा में थी, और मराठा हिंदी भाषा में थी, मराठा अंग्रेजी भाषा में थी, मराठा अंग्रेजी भाषा में थी, केसरी मराठी भाषा में थी, और एक पुस्तक थी इनकी गीता रहस्य। तो याद रखिएगा, केसरी पूछ देगा बाल गंगाधर तिलक की लिखित पुस्तक मराठा, पत्रिका मराठा कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? तो मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। किस में होता था? इंग्लिश में। पूछ देगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। तो ध्यान रखिएगा, केसरी मराठी और मराठा इंग्लिश। और गीता रहस्य, तो केसरी मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक को ये तीनों पुस्तकों की पत्रिकाओं के लिए जाना जाता। इसके बाद बात आती है सोम प्रकाश, प्रकाश रोशनी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लेखक थे, और इनको हम प्रकाश कह भी सकते हैं क्योंकि भारत में कुरीतियों के खिलाफ विधवा विवाह जो विधवाओं का विवाह नहीं होता था उन्हें पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बड़े काम किए, प्रोत्साहन का कार्य था। सोम प्रकाश के लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जाना जाता है, जैसे राजा राम मोहन राय को सती प्रथा पर रोक लगवाने के लिए जाना जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, वर्तमान में इन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम की उपाधि मिली हुई है। प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि कायदे आजम की उपाधि किसे मिली है? तो पाकिस्तान में कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना की है। इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन एक समय था जब ये भारतीय क्रांति में एक अच्छे नेता के तौर पे भारतीय राजनीति में जाने जाते थे, और इनकी 2 पत्रिका बड़ी फेमस है, कॉमरेड और हमदर्द। मैंने देखिए लिख रखा है कॉमरेड और हमदर्द। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्योंकि अपने कौम मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना कौम और कौम की हमदर्दी, तो कॉमरेड और हमदर्द ये 2 इनकी पत्रिका है। इसके बाद अरविंद घोष हैं, जिनको कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक हैं। ये तीनों इनकी, ये कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम ये तीनों पत्रिका थी, और लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक थी। तो यहाँ मैंने कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों को आपको बताया। अभी भी हमारे पास कुछ और हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिनकी रचनाएं हमको देखनी है। चलिए उन्हें भी देखते हैं।
अरविंद घोष की जब हम बात कर रहे थे कि कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, तो आज का हमारा प्रश्न यही आता है, अरविंद घोष से संबंधित है। उत्तर आपको कमेंट में देना है और आंसर मैं कल बताऊंगी। 1909 में, क्वेश्चन सुनिएगा, 1909 में अरविंद घोष को गिरफ्तार किस मामले में किया गया था? आज का प्रश्न है हमारा, 1909 में अरविंद घोष को गिरफ्तार किस मामले में किया गया था? आंसर कमेंट में कीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो लगता है कि आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे। कीजिए, जो आता है वो कीजिए, फिर मैं कल सही बताऊंगी। चलिए, कुछ बचे हुए लेखक हैं जिन्हें मैं देख लेती हूँ। यही मैंने लिख दिया है आपके लिए, ताकि आप एक जगह सभी लेखकों को देख सकें। चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका। चलिए देखिए, प्रिंसेस ऑफ जीसस, इसमें इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और जीसस की जो घटनाएं थी कि वो कोष्ठ रोगी को छूते थे तो ठीक हो जाता था, इन सब की आलोचना करते हुए लिखा प्रिंसेस ऑफ जीसस। ये राजा राममोहन राय की रचना थी। इन्होंने बंगाली भाषा की पहली पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। प्रश्न यहाँ पर भी पूछता है कि बंगाली भाषा में छपने वाली पहली पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी के संपादक राजा राममोहन राय। उसके बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार निकाला जिसका नाम था मिरातुल अखबार। तो राजा राममोहन राय द्वारा फारसी भाषा में निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? मिरातुल अखबार। और इसके बाद एक इनकी दूसरी बुक आती है ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसेस ऑफ जीसस और ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और इन सब के संपादक राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं दादाभाई नौरोजी की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला आकलन इन्होंने पेश किया था। इनकी पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेखक दादाभाई नौरोजी। और दादाभाई नौरोजी का संबंध पारसी समुदाय से था। एक इन्होंने अपनी भाषा में पुस्तक लिखी थी, रस्त गुफ्तार। ध्यान रखिएगा, रस्त गुफ्तार पारसी भाषा में थी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अंग्रेजी भाषा में भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला आकलन किया गया था। उसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू की है। ये सारी किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब जब बात प्रधानमंत्री की हुई तो हम राष्ट्रपति को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पहले राष्ट्रपति हुए हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से था, ये बिहार के ही थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बाबू। गांधी जी से इनका बहुत गहरा नाता है। जब गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण की तरफ कूच करते हैं तो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके साथ जाते हैं। और इसी यात्रा वृत्तांत को वो लिखते हैं सत्याग्रह एट चंपारण नामक पुस्तक में। क्योंकि गांधी जी के साथ ये थे तो इनकी पुस्तक है सत्याग्रह एट चंपारण। तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बाबू और सत्याग्रह एट चंपारण लिखा। तो ये कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के समय लिखी गई पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। और आज का प्रश्न तो मैंने आपको दे ही दिया कि अरविंद घोष को 1909 में किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। लगातार बने रहिए, हम आपके लिए रोज बिल्कुल इसी तरह नए नए टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।